नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या सामान्य प्रायिकता वक्र के बारे में बात करेंगे, जिसे हम शॉर्ट में एनपीसी भी कहते हैं। तो एनपीसी के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या है। किसी अनिश्चित घटना के प्रति तर्कसंगत अनुमान को प्रायिकता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात अगर हम मान लीजिए कि एक सिक्के को उछालें और हम ये कहें कि इसमें हेड या टेल आने की क्या संभावना होगी, तो उसे हम तर्कसंगत के द्वारा ही प्रस्तुत करेंगे। तो हेड है आएगा या टेल आएगा तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? 2। तो हेड क्या है? 1। तो अगर हम हेड आने की संभावना कहें तो 1/2। इसी तरीके से अगर हम टेल की बात करें तो टेल आने की संभावना भी 1/2 होगी। ये तो बात हुई एक सिक्के को उछालने की। लेकिन अगर हम इसी तरीके से ये कहें कि अगर हम n सिक्कों को एक साथ उछाल दें तो हेड या टेल आने की क्या संभावना होगी, या कितने हेड आएंगे कितने टेल आएंगे, तो इसको करने के लिए हम लोग h+t⁴ n के द्वारा निकाल सकते हैं कि उसमें हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा, क्या आ सकता है। और इसी में अगर h+t⁴n को अगर हम n की जगह अगर हम इनफाइनाइट या अनंत कर दें तो हमारा वो बन जाता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। तो इसी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सामान्य प्रायिकता वक्र या एनपीसी वास्तव में एक सैद्धांतिक, आदर्श तथा गणितीय वक्र है, जिसे हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल, आइडियल एंड मैथमेटिकल कर्व है। एनपीसी को ज्ञात करने का श्रेय फ्रांसीसी व्यक्ति अब्राहम डी मोइवर को जाता है। जर्मन खगोलविज्ञ कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने बताया कि द्विपद वितरण में घातांक n को अनंत तक बढ़ाकर सामान्य प्रायिकता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। उनके इस कार्य को इतनी ख्याति मिली कि सामान्य प्रायिकता वक्र को गॉसियन कर्व या गॉसियन वक्र अथवा त्रुटियों का सामान्य वक्र अथवा नॉर्मल कर्व ऑफ एरर्स भी कहा जाने लगा। अब यहाँ पर जो हमने बात कही थी उसको इस तरीके से देख लीजिए। हमने कहा था द्विपद वितरण, अर्थात अगर हमने एक सिक्के को उछाला n टाइम या n सिक्कों को उछाला तो हम किस तरीके से करेंगे, h+t⁴n, इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम n बराबर इनफाइनाइट कर दें तब हमारा वो एनपीसी बन जाता है। और इसकी हम फिगर के द्वारा इसको समझें तो फिगर देखिए, ये एनपीसी का फिगर है। इसमें देखिए बिल्कुल घंटे के आकार का बना हुआ है ये, और देखिए बीच में 0 0 फिर प्लस दाहिने तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, और माइनस की तरफ बाएं तरफ बढ़ेंगे तो इधर -1 सिग्मा, इधर देखिए अगर प्लस पॉजिटिव या दाहिने साइड की तरफ बढ़ेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। अगर आप बाएं तरफ बढ़ेंगे तो -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। अब आप इसमें देखिए कि 0 से +1 सिग्मा के बीच में 34.13% केसेज हैं। अगर आप 1 सिग्मा से 2 सिग्मा की तरफ देख रहे हैं तो 13.59% केसेस, और 2 सिग्मा से 3 सिग्मा तक आप देखिए 2.14% केसेज हैं। इसी तरीके से अगर आप बाएं तरफ चलें तो उतने ही परसेंट केसेज हैं 1 सिग्मा तक, 2 सिग्मा तक या 3 सिग्मा तक। लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अगर 0 से हम प्लस की तरफ बढ़ रहे हैं तो इधर हमारा पॉजिटिव केसेज होंगे, और अगर 0 से माइनस की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम निगेटिव केसेस कहते हैं या नकारात्मक केस कह सकते हैं। तो बीच में जो हमारा है वो औसत, और औसत से अगर हम दाएं तरफ बढ़ें तो उधर पॉजिटिव और बाएं तरफ बढ़ें तो उधर निगेटिव। अब आप इसको इस तरीके से भी एक बार देख सकते हैं कि 1 सिग्मा और 2 सिग्मा या 3 सिग्मा, तो 1 सिग्मा अगर हम 0 से 1 सिग्मा की तरफ लें या 0 से -1 सिग्मा की तरफ लें
तो दोनों की तरफ देखिए केसेस 34.13 या 34.13, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उतने ही केसेस +1 सिग्मा की तरफ और -1 सिग्मा की तरफ हैं। फ़र्क क्या होगा, एक तरफ सकारात्मक और दूसरी तरफ नकारात्मक, या एक तरफ औसत से अच्छी परफॉर्मेंस और दूसरी तरफ औसत से खराब परफॉर्मेंस वाले व्यक्तियों को रखा गया है। संख्या में देखा जाए तो उतने ही रहेंगे, या परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो उतने ही रहेंगे। अब एक चीज़ और देखिए कि -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में कितने केसेज आते हैं, तो ये देखिए दिया हुआ है 68.26%। अगर हम कहें -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में कितने परसेंट केस होंगे, तो 95.44% केसेज। और अगर हम -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच की बात करें तो 99.72% केसेज। अब इसमें जो सवाल हल किए जाते हैं उसका सभी का एक ही फार्मूला है, Z + X - M अपॉन सिग्मा। Z स्कोर हम निकाल लें, और Z स्कोर निकालने का फार्मूला क्या होगा, X - M अपॉन सिग्मा। X क्या होगा, स्कोर, M क्या होगा, मीन, और सिग्मा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम इस चीज़ को ज्ञात कर ले रहे हैं तो हम Z स्कोर निकाल लेंगे, और Z स्कोर निकालने के बाद हम जो भी सवाल हल करना है उसको हम आराम से हल कर सकते हैं। अब इसकी विशेषताएं हम देखें तो पहली विशेषता है सामान्य प्रायिकता वक्र घंटाकार होता है। घंटाकार क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम केसेज बीच में आते हैं, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कह लें बीच में होता है, तो बीच का भाग उठा हुआ होता है, तो इसलिए घंटे का शेप या वेल का शेप ले लेता है। नेक्स्ट विशेषता देखें हम, दूसरी विशेषता, सामान्य प्रायिकता वक्र सममित होता है, NP से सिमेट्रिकल। इसमें देखिए दाएं तरफ 50% केसेज और बाएं तरफ 50% केसेज, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ केसेज बराबर हैं, एक तरफ 50% केसेज और दूसरी तरफ भी 50% केसेज। तीसरा है यह एकल बहुलांकी व सामान्य वक्रता वाला वक्र है, अर्थात इसमें बीच में ही सबसे अधिक आवृत्ति होती है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक आवृत्ति वहाँ पर है, तो एक बहुलांकी होगा और सामान्य वक्रता वाला वक्र है। नेक्स्ट हम देखें, सामान्य प्रायिकता वक्र में केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मान अर्थात मध्यमान, देखिए मध्यमान, माध्यिका व बहुलांक समान होते हैं तथा वक्र के मध्य बिंदु पर स्थित होते हैं। ये देखिए NPC है, और NPC का जो मिड पॉइंट है वहाँ पर मीन, मीडियन और मॉड बराबर होंगे। अगर NPC है तो मीन, मीडियन, मॉड उसके बराबर होंगे। तो आप एक चीज़ और समझ सकते हैं कि अगर कोई सवाल आपसे पूछा जाए और दिया जाए आपको कोई डाटा और कहा जाए कि आप बताइए कि क्या ये NPC है, तो अगर आपने उसका मीन, मीडियन, मॉड निकाला और तीनों बराबर हैं तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये NPC को लाइक करेगा। नेक्स्ट 5th पॉइंट, सामान्य प्रायिकता वक्र अनंत स्पर्शी होता है, NPC इज असिम्प्टोटिक। ये असिम्प्टोटिक का मतलब हो गया कि अगर हम इसको इनफाइनाइट तक ले जाएं, चाहे पॉजिटिव की तरफ, चाहे निगेटिव की तरफ, चाहे दाहिने तरफ, चाहे बाएं तरफ, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि थोड़ी आगे मिल जाएंगे, नहीं मिल सकता है, लेकिन नहीं। आप 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा और इनफाइनाइट सिग्मा तक अगर लेके भी जाएंगे तो ये मिलने वाली छोर नहीं है, इसीलिए इसको अनंत स्पर्शी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, सामान्य प्रायिकता वक्र में विषमता गुणांक 0 होता है, SK = 0। फिर नेक्स्ट है, सामान्य प्रायिकता वक्र में सबसे बड़ा भुजमान बीच में होता है और इसका मान 0.3989 होता है। ये देखिए सबसे बीच में होता है और इसका जो मान है वो 0.3989 है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र औसत ऊंचाई वाला वक्र होता है और इसका वक्रता गुणांक मान 0.263 होता है।
के यू इज इक्वल टू 0.263। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए 9 पॉइंट, सामान्य प्रायिकता वक्र मध्यमान से एक मानक विचलन ऊपर व नीचे अर्थात ±1 सिग्मा पर अपनी दिशा परिवर्तित करता है। तो आप देखिए इसमें क्या है कि अगर 1 सिग्मा प्लस और -1 सिग्मा के बीच में देखा जाए तो ये कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस बना रहा है, और अगर आप इधर से +1 सिग्मा से आप इधर आएँ तो देखिए ये उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बना रहा है। तो दोनों तरफ देखिए इस तरीके से, अगर एनपीसी है तो इस तरीके से बीच में अवतल लेंस और साइड में दोनों तरफ बेस की तरफ उत्तल लेंस बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य प्रायिकता वक्र में प्रथम व तृतीय चतुर्थांकों का मध्यांक से अंतर समान होता है। यह अंतर चतुर्थांक विचलन के बराबर होता है, जिसे संभाव्य त्रुटि भी कहते हैं। तो ये देखिए Q3 माइनस मीडियन इज इक्वल टू मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q, जिसे हम प्रोबेबिलिटी एरर भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए सामान्य प्रायिकता वक्र के प्रत्यय का उपयोग, इनके यूजेस क्या हैं, क्या यूज हम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सोशल साइंस में, सोशोलॉजी में, एजुकेशन में, साइकोलॉजी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। पहला इसका है कि अगर कोई किसी वेरिएबल्स के बारे में पता करना है या उनके इवैल्यूएशन के बारे में पता करना है तो उसके जो हम इसके यूजेस हैं वो हम बात कर लें। पहला यूज़ है किसी समूह में किसी दिए गए प्राप्तांक से अधिक या कम अंक पाने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए गलत लिख गया है, ज्ञात करना होगा, ज्ञान नहीं करना, ज्ञात करना। फिर नेक्स्ट है दूसरा, किसी समूह में दिए गए किन्हीं दो प्राप्तांकों के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करना। यानी कि कोई समूह है और दो प्राप्तांक दिए गए हैं, उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, तो अभी हम एनपीसी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा है किसी समूह में किसी विशेष स्थिति वाले छात्रों के लिए प्राप्तांक सीमाएं ज्ञात करना। तो अगर एनपीसी है, एनपीसी के द्वारा हम ये भी चीज़ कर सकते हैं। फिर चौथा है किसी परीक्षण के विभिन्न प्रश्नों का सापेक्षिक कठिनाई स्तर ज्ञात करना। अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज्ञात करना है हमें क्वेश्चंस का, तो भी हम एनपीसी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एंड लास्ट है किसी समूह को इस प्रकार से उपसमूहों में विभाजित करना कि प्रत्येक उपसमूह में योग्यता का प्रसार बराबर रहे। तो ये भी हम एनपीसी के द्वारा कर सकते हैं। तो एनपीसी के ये यूज़ हैं, और ये यूज़ हम निकालना होगा तो हम निकालेंगे किस तरीके से, सेम यही फार्मूला रहेगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस m अपॉन सिग्मा। इसके द्वारा हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो जितने भी हमने 5 पॉइंट भी यूजेस के लिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम आराम से कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जेड स्कोर का टेबल हो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को एनपीसी की विशेषताएं और उनके यूज समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।